सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद अब अरावली की पहाड़ियों पर प्रशासन का पीला पंजा चलने वाला है। जी हां, फरीदाबाद के बाद अब गुरुग्राम में आने वाली अरावली की पहाड़ियों पर बने अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खोरीगांव के बाद अब प्रशासन का शिकंजा अरावली की पहाड़ियों पर कसने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरावली की पहाड़ियों पर बसे अवैध कब्जों को तोड़ने की कार्रवाई जल्द शुरू हो जाएगी। हालांकि पहले ये आदेश फरीदाबाद में आने वाले अरावली के क्षेत्र के लिए जारी हुए थे, लेकिन अब यही आदेश पूरी अरावली की पहाड़ियों के लिए जारी हुए हैं। अरावली की पहाड़ियों में जहां जहां अवैध निर्माण हुए हैं, उन सभी क्षेत्रों में प्रशासन का पीला पंजा चलेगा। लेकिन इससे पहले अरावली की पहाड़ियों पर एरियल सर्वे भी होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को आदेश दिए हैं, जितने भी फॉरेस्ट एरियाज हैं जिसमें जो भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है वो हटाए जाने चाहिए। इसके लिए पूर्व में भी हमने कंस्ट्रक्शन जो है, जो अरावली में PNP एरिया में जो भी कंस्ट्रक्शन है, एक बार लिस्ट बनाई थी, उनके जो है हटाने की कार्रवाई चल रही है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर रखते हुए इन पर हम दोबारा से एक्सरसाइज कर रहे हैं कि कौन कौन से एरिया जो है आपके एंक्रोच्ड हैं, उस पर जो है नियमानुसार कार्रवाई करके हटाया जाए। अवैध कब्जों पर होने वाले एरियल सर्वे को 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। इस सर्वे के बाद ही अरावली में बसे अवैध कब्जों को जमींदोज करने का काम होगा। गुड़गांव में मोस्टली कुछ एरिया जैसे रायसीना का एरिया है, ग्वालपाड़ी में कुछ फार्म हाउस हैं, बाउंड्री वॉल्स फार्म हाउस, तो ये सब एरिया में हम जो है इनके यूनिट्स आइडेंटिफाई करके सर्वे करके नोटिस देके हटाने की कार्रवाई करेंगे। सर, कब तक सर्वे पूरा हो जाएगा? ये जो है हमें जो है आदेश मिले हैं विदिन 4 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर हम ये कार्रवाई कंप्लीट करनी है। वी आर इन द प्रोसेस कि हम ये करके जो है शीघ्र का माननीय न्यायालय के आदेशों को कंप्लाई करते हैं। क्या सर्वे के बाद इसमें तोड़फोड़ की जाएगी, उठाने का काम किया जाएगा? आदेशों के अनुसार जो है आपको ये सब इंक्रोचमेंट हटाना है, इंक्रोचमेंट हटाए जाएंगे जिला प्रशासन की सहयोग से। अरावली की पहाड़ियों में 500 से अधिक फार्म हाउस हैं। 400 से ज्यादा फार्म हाउसों को मार्क कर उनकी लिस्ट नगर परिषद को सौंपी जा चुकी है। नगर परिषद इनमें से 300 से ज्यादा को नोटिस भी जारी कर चुका है। खोरीगांव में हुई कार्रवाई के बाद ही अरावली की पहाड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन की ये कार्रवाई कब शुरू होगी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष बीबी जागीर कौर पंजोखरा साहिब पहुंची। इस दौरान बीबी जागीर कौर ने पंजोखरा साहिब में माथा टेका और ये बयान भी दे दिया कि हरियाणा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से उनका कोई भी ताल्लुक नहीं है। अंबाला में पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा में चल रहे सम्मेलन में इन दिनों पंजाब की सियासत से जुड़े कई बड़े सियासतदान पहुंच रहे हैं। हाल ही में पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा पहुंचे थे, तो वहीं अब SGPC अध्यक्ष बीबी जागीर कौर भी पंजोखरा साहिब पहुंची। इस दौरान जागीर कौर ने गुरु के चरणों में माथा टेकने के बाद हरियाणा SGPC को लेकर एक बात साफ कर दी है कि वे हरियाणा SGPC से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। हरियाणा कमेटी साडे वास्ते कोई मतलब नहीं। वो तो सिर्फ इस तरह सी कि जदों उन्होंने रौला पाया, उन्होंने केस किया, उस वेले वो चीके विच जाके जबरदस्ती वड़ गए सी ते किते कोर्ट विच जो कर दिता गया, सुप्रीम कोर्ट चो कि जेड़ा स्टेटस को कर दिता गया, क्योंकि असी उन्हें जबरदस्ती नहीं कट सके। वो उत्थे बैठे सी चीके गुरुद्वारे च, और जिस बंदे ने उत्थे कब्जा किया सी, जो ओदा हशर हो रहा है, जो कल मैं सुन रही से कि किन्ना लोगों ने उस पिंड दे गालां कड्डियां कि ये तां एक कई शब्द बोले, मैं अपनी जबान चो नहीं बोलना। तुसीं सब जानते हो कि जेड़े लुटेरे सी वो विच वड़ गए और उन्हां लोकां ने जाके उस वेले बहुत बेहुरमती की, मर्यादा का कान किया। वहीं जागीर कौर ने किसानों के आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। जागीर कौर के मुताबिक जब तक किसानों का आंदोलन चलेगा, तब तक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी किसानों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। जब तक किसान किसी थां दे उत्ते बैठे, असीं हर थां दे उत्ते बैठे, भावें लंगर की लोड़ है, भावें बिस्तरियां की लोड़ है, भावें रिहायश की लोड़ है, भावें दवाइयां की लोड़ है, असीं लगातार चला रहे हैं। जाहिर सी बात है, कोरोना काल में काफी लोगों की आमदनी पर असर पड़ा है। ऐसे में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भी काफी मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ा, लेकिन ऐसे हालातों से जूझने के बाद भी किसानों की मदद करना वाकई में काबिले तारीफ है।
क्षेत्र के लाडवा में इनेलो कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। पार्टी में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला की जेल से बाहर आते ही अभय चौटाला एक बार फिर से एक्टिव मोड में हैं। अभय पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और विपक्षी पार्टी होने के नाते राज्य सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार है, तो अभय चौटाला ने किसानों के आंदोलन का समाधान न होने पर बीजेपी और जेजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। अपने आप में सही ढंग से चल रहे हैं। सरकार ने अनेक कोशिशें करी इस आंदोलन को कमजोर करने की। इस दौरान अभय चौटाला ने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती देने की कवायद शुरू कर दी है। इनेलो जल्द ही तीसरे मोर्चे का गठन करने वाली है। हम एक ऐसा संगठन प्रदेश में बढ़ाएंगे जो देश में सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे बड़ा होने के लिए वो संगठन में बदलाव करने जा रही है। हमने अपनी पार्टी के जिला के सदर के ऊपर अलग अलग सेलों में नई नियुक्तियां करी है, जिले के अंदर भी नई नियुक्तियां की है। वहीं अपने संगठन का विस्तार करके और जोन के सदर पे भी नियुक्तियां करी है। जहां एक और अभय चौटाला ने किसान आंदोलन को लेकर राज्य सरकार को घेरा, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कई बड़े ऐलान भी किए। करनाल में एक ऐसी वारदात हुई है जिसका शिकार कोई भी हो सकता है। ऐसे में इस डिजिटल जमाने में ऑनलाइन पेमेंट लेने से पहले आप ये खबर जरूर देख लें, क्योंकि ठगी करने वाले लोग अब ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से लोगों को शिकार बना रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे सीसीटीवी में डिजिटल ठगी की वारदात कैद है। इस लड़के ने बड़ी ही चालाकी से 2 दिनों में एक ही इलाके के 3 दुकानदारों को चकमा देने का काम किया। ऑनलाइन पेमेंट के बहाने इसने तीनों दुकानों से सामान लिया और पेमेंट पूरी होने की बात कहकर फरार हो गया। इससे पहले कि दुकानदार इसकी चाल समझ पाते, ये उनकी पहुंच से बहुत दूर रफू चक्कर हो चुका था। एक लड़का आता है और वो पहले QR कोड स्कैन करता है स्टोर में। उसके बाद वो एक प्रोडक्ट परचेज करता है, 2 प्रोडक्ट परचेज करता है। उसके बाद में जो वो बिलिंग काउंटर पे आता है तो पता नहीं कि कौन सा उसने फॉर्मूला लगाया, क्या था क्या नहीं था, वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। बट उसने मेरे को प्रोसेस दिखाया कि देखिए मेरे अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट हो चुकी है। और समटाइम्स 1-2 मिनट लग जाते हैं पेमेंट आने में, तो हमने भी बिलीव कर लिया कि हो सकता है आ गई हो। मैंने उसको बोला भाई वेट करो या अपना कॉन्टैक्ट नंबर दो मुझे। उसने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जो कि फेक था। हमने बाद में ट्राई किया, वो फेक था। उसने कहा सर मैं अभी आया, 2 मिनट में जरा स्कूटी में सामान रखे हूँ। उसके बाद वो वापस लौट कर नहीं आया। तीनों दुकानों में ऑनलाइन ठगी की इस वारदात को इस युवक ने एक ही तरीके से अंजाम दिया। पहले तो ये युवक दुकान में जाता है, सामान पसंद करता है और दुकानदार को पैक करने के लिए बोलता है, और सामान पैक होते होते युवक दुकान में पेमेंट का फेक मैसेज दिखाकर फरार हो जाता है। संडे को कल एक लड़का आया था, तो पहले उसने स्कैन किया, बातों में ऐसे करते करते ना फोन चलाता रहा। उसके बाद उसने कपड़े देखने शुरू कर दिए और तब भी वो फोन पे लगा रहा। तो फोन पे लगने के उसने एक टी-शर्ट पसंद की, तो किए तो काफ़ी कपड़े थे बट टी-शर्ट ले गया मेरे से एक वो। उसके बाद वो कहता मैं आप ATM से QR स्कैन दे दिया। तो उसे ऐसे उसने चेक करवाया मुझे कि देखो भैया आपकी गांधी पैसे की पेमेंट हो गई है। बट जब मैंने 5-7 मिनट में ऐसे चेक किया भाई पेमेंट तो आई नहीं। तब तक मैं लड़के को बात भेजा, तब तक वो बड़ी फास्ट करके अपनी एक्टिवा ले गया। और दुकानों पे भी ठगी की? हाँ, उससे तब उसके पास एक जॉकी का लिफाफा था, तो मैं जॉकी के शोरूम पे गया सीधा। तो वो कहते भैया हाँ ये लड़का मेरे पास भी आया था और ये मुझे ऑनलाइन ही पेमेंट दी है। मैं कहा आपकी पेमेंट आ गई है? कह रहे नहीं अब मेरे को तो आई नहीं, बस अड़ गई है। हाल ही में देश के कई हिस्सों से ऐसी ही खबरें सामने आ चुकी हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अगर किसी से भी ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं तो पहले जांच परख लें, क्योंकि आज इस ठगी के शिकार सिर्फ दुकानदार ही हुए हैं, लेकिन कल को कोई और भी हो सकता है। आज के इस डिजिटल जमाने में ज्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको दुकानों से लेकर हर जगह ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन जरूर मिलेगा, और ऐसे ही ऑप्शन के बीच ऑनलाइन ठगी को अंजाम देते ये ठग सही मौके का इंतजार करते फिर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने दुकानदारों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस
आरोपी को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। पहाड़ों पर बारिश के बाद यमुना नदी उफान पर है। लगातार यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। फरीदाबाद में नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद कई इलाकों में लोगों ने अपने घर खाली करना शुरू कर दिया है। ये यमुना नदी का वो रूप है जिसने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। यमुना के उफान की मार हरियाणा के फरीदाबाद के इन इलाकों पर साफ देखने को मिल रहा है। कई गांव में पानी घुसा है। यमुना के साथ लगे जो इलाके हैं वहां पानी की मार ज्यादा है। ये फरीदाबाद का बसंतपुर इलाका है। हर साल लोगों को अपने मकान यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद खाली करने पड़ते हैं। धीरे धीरे यमुना का जलस्तर इस बार बढ़ रहा है और लोगों की चिंताएं भी। बसंतपुर गाँव में हर साल ही किसानों की ये खेती डूब जाती है। मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है, वो फिर वैसे लोग रोड पे डाल लेते हैं, वहीं टेंट लगाते थे, खाने के लिए वहाँ ही आ जाता है थोड़ा। देखो अब आज तो फिलहाल में ठीक है, कल भी अब बढ़ा था पानी। अब देखो अब सुना जा रहा 72 घंटे में पानी और आएगा। घर मकान तो यहाँ है, बाकी का वहाँ पे तो जैसे तैसे रहते ही हैं। कितने दिनों तक रहते हैं बाहर ऐसे अपने घर छोड़ के? लगभग 15-20 दिन तक, जब तक पानी का जलसा वापस नहीं जाता। 28 जुलाई को हथनीकुंड बैराज से 1.32 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। यहाँ आते आते 27,000 क्यूसेक रह गया था। यमुना नदी में बेशक जल स्तर खतरे के निशान के आसपास नहीं है, लेकिन प्रशासन अलर्ट है। ग्रामीणों को यमुना नदी पार नहीं करने और नाव नहीं चलाने की अपील प्रशासन की तरफ से की जा चुकी है। तलहटी में बने हुए निर्माणों को खाली करने के लिए कह दिया गया है। आज रात में हम लोग सोए नहीं, रात भर देखते रहे पानी। अब यही दिक्कत है, बोलते हैं लोग ज्यादा बढ़ जाता है तो हम लोग आज रूम खाली करके जा रहे हैं। खाली करने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, खाली करने के लिए सामान वामान सब बांध दिया है, जा रहे हैं रूम देखने, कहीं लेंगे। तो किराए पे रहेंगे बाहर? हाँ, ये किराए पे, ये घर का मकान ही। आप लोग खुद खाली करके जा रहे हैं या कोई आया कहने के लिए आप लोग? नहीं, हम लोग कोई नहीं कहने आया। किस वजह से खाली कर रहे हैं? भाई यही कि मारे कि पानी आनी ज्यादा ना आ जाए, इसलिए छोटे छोटे बच्चे हैं, एकदम कहाँ पे जाएंगे लेके। पिछली बार भी इस पानी की जद में हजारों मकान आए थे और लोगों को यूं ही परेशानी से दो चार होना पड़ा था। बारिश के बाद हरियाणा के गांव के हालत खराब हैं। आपको चरखी दादरी की रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां कई गांव पानी में जलमग्न हैं। बारिश के बाद लोग बेबस हैं। ग्रामीण नुकसान को लेकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। खाप पंचायतों ने कह दिया है कि हालत नहीं सुधरे तो वे कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। बारिश और बेबसी की ये तस्वीरें हरियाणा की चरखी दादरी की हैं। जहां देखो वहां पानी ही पानी। बारिश के बाद हालात चिंता भरे हैं। दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां ऐसी ही तस्वीर है। गांव की गलियां, लोगों के घर और खेत सब कुछ पानी में डूबा है। गांव की गलियों से लेकर घरों तक कई फीट पानी भरा होने की वजह से ग्रामीणों के सामने परेशानियों का अंबार खड़ा है। सैकड़ों एकड़ फसल पानी जमा होने की वजह से बर्बाद हो रही है। ये गांव वाले प्रधान जी आए हुए हैं, इसके साथ लगता मेरा मकान है। पानी के बिल्कुल साथ मकान में 1 फुट पानी भरा हुआ है। पशु हैं वो पानी में खड़े हैं। कोई प्रशासन इसके बारे में कुछ नहीं कर रहा है। पानी से बेहाल हुए गांव के लोग परेशान हैं। ऐसा एक गांव भागवी भी है, जहां ग्रामीणों ने सदगामा खाप की अगुवाई में रोष प्रदर्शन किया। सरकार से 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा की मांग की। ग्रामीणों ने दो टूक कह दिया है कि जल्द हालात नहीं सुधरे तो सदगामा खाप पंचायत बड़ा फैसला लेगी। के लिए रास्ते नहीं है, लोगों के घर गिर रहे हैं, फसल पूरी चौपट हो चुकी है और पूरे क्षेत्र के करीब इसमें 40-50 गांव हमारे शामिल होंगे जो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हम प्रशासन और सरकार से सीधी मांग करते हैं कि या तो तुरंत फसलों की गिरदावरी करवाया जाए, जो मकान डैमेज हुए हैं उनकी स्पेशल सर्वे हो और उसके हिसाब से उनको उचित मुआवजा दिया जाए। फसल के ऊपर 50,000 रुपए प्रति एकड़ के मुआवजे की मांग करते हैं, क्योंकि 20-25 हजार तक तो हमारा खर्चा आ जाता है। बारिश में डूबे गांवों के हालातों को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन के अधिकारियों से भी मुलाकात की है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि अगर ऐसा ही रहा तो उन्हें पलायन के लिए मजबूर होना होगा। घरों में पानी घुसने से हालात खराब है।
कई घर जल भराव की वजह से नुकसान झेल रहे हैं। जब से मानसून की बारिश शुरू हुई है, हर दिन कहीं ना कहीं ये ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासनिक कुर्सियों पर बैठे नुमाइंदे बारिश के पानी से होने वाली परेशानियों से बचने के लिए कोई कदम उठाए गए या नहीं। हिसार की लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा यूनिवर्सिटी एक नई तकनीक लाई है जिससे पशुओं की सैरोगेसी हो सकेगी। तकनीक ब्राजील की एक कंपनी के साथ मिलकर प्रदेश में शुरू की जा रही है। इंसानों के बाद अब पशुओं की सैरोगेसी हिसार के लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में शुरू होने वाली है। विज्ञान विश्वविद्यालय पशुपालकों के लिए नई तकनीक एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी लेकर आया है। ये तकनीक ब्राजील की एक कंपनी के साथ मिलकर हरियाणा में शुरू की जा रही है। इस तकनीक के जरिए पशुओं के लिए बनाई गई लैब में 3000 से भी ज्यादा अंडों को निषेचित कर नाइट्रोजन गैस में स्टोर किया जाएगा। उसके बाद पशुओं में सैरोगेसी का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। इस तकनीक को हरियाणा में आगे प्रोत्साहित करने के लिए हमारी यूनिवर्सिटी ने एक कंपनी है ABS, उसके साथ टाई अप किया है और इस टाई अप में 15,000 काफ पैदा करने के लिए या बिल्कुल गर्भाधान की हुई गाय बनाने के लिए ये तकनीक में हमने साहब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 75 दिन की प्रेगनेंसी के बाद में ही अगर कोई पेमेंट होगी तो कंपनी को तभी होगी। काम करने वाले कंपनी वाले भी होंगे, हमारे यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक भी होंगे। बता दें कि ब्राजील में इस तकनीक के माध्यम से पशुओं के बच्चे पैदा किए जाते हैं। तकनीक से अच्छी नस्ल बनाई जा सकती है। अब देश में भी इसकी शुरुआत होने वाली है। भ्रूण फिर 2 तरह से बनाया जा सकता है, जो कि एक तो मादा पशु के अंदर बनाया जाता है, एक बाहर बनाया जाता है। जो अंदर बनाया जाता है उसके अंदर पशु को उत्तेजित किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अंडे निकालें। जब ज़्यादा से ज़्यादा अंडे निकलेंगे उसको वहीं पर ही निषेचित किया जाता है स्पर्म से, वीर्य से। वो वीर्य जो है हम पहले ही निर्धारित लिंग के वीर्य को भी यूज कर सकते हैं। तकनीक के लिए हिसार की ही गौशालाओं में 25-25 पशुओं के बैच लिए जाएंगे। पशुओं की सैरोगेसी के जरिए प्रेग्नेंट किया जाएगा। अमूमन मादा पशु औसतन 10 बच्चे पैदा कर सकती है, लेकिन सैरोगेसी के जरिए कम से कम 200 बच्चों को भी जन्म दिया जा सकता है। हालांकि ब्राजील में इस तकनीक का इस्तेमाल पिछले कई सालों से किया जा रहा है, तो वहीं अब देखना ये होगा कि प्रदेश में ये तकनीक कितनी कारगर साबित होती है। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल 4 लोगों पर चोरी के आरोप लगे हैं। 3 को तो पुलिस के हवाले कर दिया गया है, वहीं एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ शरारती तत्व इसका फायदा उठाने से बाज नहीं आ रहे। टिकरी बॉर्डर पर कुछ ऐसा ही हुआ, जहां किसान आंदोलन में भाग लेने आए 4 युवकों ने एक दुकान के ताले तोड़कर मोबाइल, गैस सिलेंडर, बर्तन और दूसरे सामान चोरी कर लिए। इस मामले में दुकानदारों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे 3 युवकों को मौके से दबोच लिया। एक युवक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पकड़े गए तीनों आरोपियों को स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने तो चोरी हुआ मेरे दुकान में, मैं सामने रहता था जी, चोर रंगे हाथ पकड़ लिए, पुलिस वाले को सौंप दिया जी। 3 चोर थे, एक तो भाग गए जी, 4 थे, एक तो भाग गए सामान लेके। 3 तो रंगे हाथ पकड़े गए जी, पुलिस वाले को सौंप दिए मैंने। सारे सामान मेरे ले के उठा गए जी। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए तीनों आरोपी पंजाब के बठिंडा के रहने वाले हैं। पिछले लंबे समय से ये किसान आंदोलन में शामिल थे। मोबाइल शॉप की दुकान पे चोरी करते हुए मौके से पुलिस द्वारा चोरों को पकड़ा गया है। 3 चोर मौके से पकड़ दिए गए, जिनके पास से मोबाइल फोन्स, डाटा वायर, हेडफोन्स वगैरह बरामद किया गया है। तीनों के खिलाफ पूरे सबूत फाइल पर गुजरने पर इनको गिरफ्तार किया गया है। और जो अन्य चोरियां भी हमारे एरिया में हुई उनके बारे में पूछताछ जारी है। ये तीनों जो लड़के रॉबिन, आकाश और प्रदीप, तीनों 20 रोड मंडी बठिंडा पंजाब के रहने वाले हैं। किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए है, जो मौके से इनको चोरी करते हुए पकड़ा। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से चोरी का सारा सामान बरामद कर लिया है। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है बाकी के एक चोर को भी जल्दी पकड़ लिया जाएगा।
पुलिस का ये भी कहना है कि पूछताछ के दौरान जो कुछ सामने आएगा उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद में पुलिस ने देह व्यापार का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने छापेमार कार्रवाई कर 13 युवतियों समेत कुल 37 लोगों को गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद में पुलिस देह व्यापार के धंधों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। अब पुलिस ने एक और होटल में छापा मारकर 13 युवतियों समेत कुल 37 लोगों को काबू किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ये पूरी कार्रवाई की। पुलिस ने पहले एक फर्जी ग्राहक बनाकर होटल में भेजा था, जिसके बाद मौका देखते ही पुलिस ने होटल में छापा मार दिया। वहीं पुलिस ने पाया कि होटल में गलत काम किया जा रहा था, जिसके बाद सभी को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने बताया कि पार्टी में शामिल सभी लड़कियां दिल्ली एनसीआर इलाके से बुलाई गई थी। कल रात में नीलम बाटा रोड के ऊपर होटल है बालाजी करके, उसके अंदर हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लड़कियां और कुछ लड़के पार्टी कर रहे हैं और कुछ गलत एक्टिविटी भी कर रहे हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमने वहाँ पे छापा मारा। सर कितने जने हैं ये जिनको पकड़ा गया है? ये करीबन 13 लड़कियाँ हैं और 24 लड़के हैं। तो कहाँ के है सर? ये फरीदाबाद के ही है या कहीं एनसीआर के? हाँ, लड़के फरीदाबाद के, लड़कियाँ जो हैं वो एनसीआर के, लड़के सारे फरीदाबाद के। तो सर ये कितनी बड़ी कामयाबी है? इससे पहले भी आपने एक छापा मारा था होटल में और आज फिर एक छापा मारा है। देखिए, कोई भी इलीगल एक्टिविटी होगी एरिया में, हमारी ड्यूटी है उसको रोकने के लिए, इसीलिए छापा मारा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर 37 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।